जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। शाश्वत, चंचल शर्मा, शिवानी, सचिन, अलीशा, मनीष, आकाश, विश्वास, पुर्तुल, अनुज, जागृति, निखिल, पुष्पेंद्र, सत्येंद्र, निकिता, सभी प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की इस क्लास को मतलब दी एंड करने जा रहे हैं। आज ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग सारे पढ़ लेंगे, ठीक है। कल हम पढ़ चुके थे, उससे आगे आज कंटिन्यू करते हैं। एक संगठन आता है AIIB। क्या बोलोगे? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स अवसंरचना, यानी कि एशिया में कुछ भी अवसंरचना से मतलब होता है जो विकास की चीजें हैं, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी काम है उसके लिए निवेश करता है कौन? AIIB। स्थापना 2015। कहाँ पर हेडक्वार्टर है? बीजिंग। AIIB क्या बोलोगे? 2015, हेडक्वार्टर बीजिंग। अच्छे से लिखेंगे एक बार, तब आगे चले। बहुत बढ़िया। हिमांशी मौर्य, गोविंद कुमार पटेल, सबको बहुत सारा नमस्कार है। चलो भाई, आगे चले। नेक्स्ट, G4। G4 की स्थापना हुई 2005 में। UN में स्थायी सदस्यता के लिए ये 4 देश हैं, ग्रुप ऑफ 4। G4 का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ 4। भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील। अच्छा, भारत मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में मैंने प्यारे बच्चे आपको बताए थे 10 अस्थायी देश होते हैं जिनको हम नॉन परमानेंट बोलते हैं। और स्थायी कितने होते हैं? 5 होते हैं परमानेंट। यही था, 10 और 5। तो ये जो 10 देशों में से सबसे ज्यादा विकासशील, जो कि विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, वो देश हैं भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील। ये कहते हैं कि हमको भी स्थायी सदस्यता UN में चाहिए और उसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। तो इन चारों ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए कंट्री बना रखे, मतलब एक ग्रुप बना रखा है जिसको बोलते हैं G4, ग्रुप ऑफ 4। तो क्यों ये इकट्ठा हुए हैं? G4 का क्या उद्देश्य है? यूनाइटेड नेशंस में स्थायी सदस्यता यानी परमानेंट मेंबर ये बनना चाहते हैं। ऐसा ही एक ग्रुप है G77। अब पहले एक इमेज बना लो अपनी नजरों में। क्या G7 में भारत था? आप कहेंगे नहीं, विकसित देश थे उसमें, जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली ये थे। अच्छा, G20 में भारत था या नहीं था? बिल्कुल, G20 में भारत था भैया जी, ठीक है। अब अगर हम बात करें G4 में भारत है या नहीं है? बिल्कुल है। G77 में भारत है या नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। चलो भाई, कब स्थापना हुई है? 15 जून 1964 को। G77 समूह विश्व के विकासशील, जो डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है। यह संगठन हालांकि संयुक्त राष्ट्र के शेष समूहों की अपेक्षा कम मजबूत है। कम मजबूत का क्या मतलब है भाई? विकसित देशों के बराबर मजबूत तो हो नहीं सकता कभी भी विकासशील देश, एक सीधी सी बात है। तो इसमें क्या है? विकसित देश नहीं है, इसीलिए कम मजबूत है, लेकिन किंतु विकासशील देशों के हितों को आगे रखने वाला, जो किसकी बात करता है? डेवलपिंग कंट्रीज की बात करता है। उसके लिए सबसे बड़ा ग्रुप है ये, ठीक है, सबसे बड़ा समूह है G77। नोट करें, ये ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतनी बात याद होनी चाहिए आपको। G77 कैसे ग्रुप्स का, या बोले कैसी कंट्रीज का एक समूह है? तो क्या आंसर होगा? आपका आंसर होना चाहिए भैया जी, विकासशील देशों का है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आराम से लिखेंगे। G77 क्या बोलोगे? कब स्थापना हुई है? 1964। और ये क्या है? विकासशील देशों का एक समूह है। सर जी हम रोबोट नहीं है, लिखने का टाइम दीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, रणवीर सिंह, टू मच थैंक यू। शिवांश राजपूत, लव यू मेरे भाई। चलो भाई, ठीक है पिंकल। मोहन चौधरी,
लिख चुके? तो G77 क्या है? एक विकासशील देशों का समूह है। इसके कार्यालय विश्व के कई शहरों में हैं, जिसमें जेनेवा, केन्या में नैरोबी, इटली में रोम, ऑस्ट्रिया में वियना और यूएसए में वॉशिंगटन डीसी प्रमुख है। तो कई कार्यालय हैं, तो कार्यालय याद करने की तो आवश्यकता नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, क्योंकि अगर एक हेडक्वार्टर होता तो इंपॉर्टेंट होता। ठीक है। जेनेवा में मुख्यालय वाले संगठन के 77 संस्थापक सदस्य थे। अब समझो, जब ये ग्रुप बना था G77, तो इसमें कितने मेंबर्स थे? 77। और तब स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर क्या हुआ करता था? जेनेवा हुआ करता था। लेकिन आज इसके बहुत सारे हेडक्वार्टर बना दिए गए। तो हेडक्वार्टर तो इसका कभी पूछा नहीं जा सकता। अच्छा, शुरुआत में 77 थे, लेकिन आप लोग ये गलती ना करना कि आज भी 77 हैं, तो आप गलत हो जाओगे। आज क्या बोलोगे? आज इसमें 134 सदस्य देश हो गए हैं, 134 सदस्य देश हो गए हैं। और अध्यक्षता किसके पास थी इसकी? 2021 तक पाकिस्तान। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, वेरी गुड रजत पवार जी, बहुत शानदार। क्या बोलोगे? तो G77 की बात आई, तो कैसे देशों का समूह है प्यारे बच्चे? विकासशील देशों का समूह है। इसमें 77 देश नहीं है, इसमें 134 देश हैं आज। जब ये इसकी स्थापना हुई थी तो हेडक्वार्टर जेनेवा हुआ करता था, लेकिन आज नैरोबी, रोम, वॉशिंगटन डीसी, जेनेवा, कई जगह इसके कार्यालय। ठीक है, आगे चले। रेड क्रॉस पर आते हैं। ये हमने नोबेल में भी पढ़ा था प्यारे बच्चे। रेड क्रॉस, ये वाला साइन जानते हो? यस और नो? तो क्या बोलोगे? ये डॉक्टर का साइन है। क्या है ये डॉक्टरी चिकित्सा का साइन है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है, रेड क्रॉस डे। क्यों जी 8 मई को? क्योंकि प्यारे बच्चे 8 मई 1863 1863 को हेनरी ड्यूनेंट ने इसकी स्थापना की थी। और मैंने बताया था हेनरी ड्यूनेंट वो व्यक्ति थे, जब नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ तो 1901 में नोबेल उनको मिला था। याद है तुमको? मैंने एक बताया था आपको, फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक और रेड क्रॉस के संस्थापक, ये वो लोग हैं जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1901 में मिला था, अगर आपने तब ध्यान दिया होगा। तो कब स्थापना हुई थी? हेनरी ड्यूनेंट ने 1863 में इसकी स्थापना की। मुख्यालय क्या है? जेनेवा। ठीक है भाई, रेड क्रॉस डॉक्टर क्या होते हैं? जान ही तो बचाते हैं, जेनेवा। 3 बार इसको नोबेल मिल चुका है, 1917, 44, 63। ये मैं आपको समझा चुका था नोबेल में। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, एक सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, और एक जैसे ही इसकी स्थापना को 100 वर्ष पूरे। 1863 में बना, 1963 में कितने 100 ईयर्स हो गए, उस सम्मान में दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। फ्रेडरिक पेसी, विशाल का आंसर आया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड फ्रेडरिक पेसी। रजनी प्रभा यादव जी का आंसर भी फ्रेडरिक पेसी आया, फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक थे। बहुत बढ़िया भाई। भवानी सिंह जी का आंसर एकदम गजब था, गोविंद यादव, वेरी गुड। इसका मतलब आपने ध्यान से पढ़ा है। इंटरपोल, इंटरपोल को बोलते इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मींस अंतरराष्ट्रीय पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस। अब हर देश में पुलिस होती है, हमारे यहाँ स्टेट में ऐसी हर देश की अपनी एक पुलिस होती है। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाते हैं, जैसे आपने नाम सुना दाऊद इब्राहिम। तो इंटरपोल यानी कि वो बहुत सारे देशों के लिए सरदर्द है। इंटरपोल उनके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर देता है, ये इतने देशों में है। जैसे डॉन को पकड़ना मुश्किल, तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की, तो इसका मतलब क्या, एक मुल्क से ज्यादा में अपराधी है। अपराधी है तो उसको फिर इंटरपोल का नोटिस जाता है। मतलब उसमें कई देशों की पुलिस मिल के काम करती है और एक दूसरे का सहयोग करती है। कहां पर मुख्यालय है इसका? लियोन्स में, और स्थापना हुई थी 1923 में। कहां पर है? लियोन्स, फ्रांस में। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, बहुत बढ़िया।
अंतर्राष्ट्रीय पुलिस में भैया कैसे ज्वाइन करते हैं? ज्वाइन नहीं करते हैं प्यारे बच्चे, दरअसल में ये लियोन्स में एक संगठन है। तो ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल है, कैसे इसके निदेशक बनेंगे, कैसे डायरेक्टर बनेंगे। जैसे मान के चलो क्रिमिनल है कोई इंडिया का, और वो क्रिमिनल अभी चला गया है फ्रांस, और इंटरपोल के द्वारा उसको नोटिस है, यानी इंटरपोल की लिस्ट में आता है, तो फ्रांस और इंडिया की पुलिस कोऑपरेट करेंगी इंटरपोल को, तब उसको पकड़ते हैं। ठीक है, नोट करेंगे भैया, जैसे ही हो जाएगा तो बताएंगे एक बार मुझे। बहुत बढ़िया, सचिन चौरसिया जी। चलो भाई, तान्या तिवारी, वेरी गुड। आगे आएंगे, अरब लीग। अरब लीग क्या है? अरब देशों का एक समूह है। कौन सी कंट्रीज? अरब कंट्रीज का। इसके बारे में पूछा नहीं जाता, लेकिन इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 1945 का है। और अरब लीग मतलब अरब के जो देश हैं, अरब कंट्रीज जानते हो ना, सऊदी अरब के आसपास के जितने भी देश हैं, तो इनको अरब कंट्रीज बोलते हैं। और इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? वो काहिरा, मिस्र में है। अरब लीग 1945, काहिरा, मिस्र। ठीक है, आगे। अंकटाड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एसएससी के लिए। अंकटाड, एक तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एक अंकटाड का, एक यूनेप का, एक यूएनएफ ट्रिपल सी का। अभी यूएनएफ ट्रिपल सी का तो पैट में ही पूछा गया था, पिछला वाला भी पैट प्रीलिम्स हुआ था जो। अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस यानी कि सम्मेलन है। किसके लिए सम्मेलन है? ट्रेड यानी कि व्यापार के लिए और विकास के लिए। व्यापार और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, व्यापार और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है ये। ठीक है, ताकि सभी देशों के बीच के व्यापार को बढ़ाया जाए। स्थापना 1964, मुख्यालय जेनेवा। इसके अध्यक्ष कौन है? याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, कभी नहीं पूछे जाएंगे आपसे अंकटाड के अध्यक्ष कौन है। इसका सम्मेलन कितने वर्षों में एक बार होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि अंकटाड का सम्मेलन 4 वर्षों में एक बार होता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सदस्य कितने हैं? 195 अंकटाड। बहुत बढ़िया सर। बहुत सारे हेडक्वार्टर जेनेवा में ही क्यों है? हरीश तोमर जी, दरअसल में क्या होता है, देखो, आपने देखा होगा आपके शहर के पास में कोई कस्बा होगा, तो व्यापार की सबसे ज्यादा चांसेस कहां पर होंगे? कस्बे में ही लोग जाके जाके लोगों ने दुकानें खोली होंगी। आप देखोगे बीच गांवों के खेतों में कहीं दुकानें नहीं होती, या होती हैं? नहीं होती। तो जहां व्यापार के लिए अवसर होते हैं, तो जेनेवा में जैसे पहला हेडक्वार्टर बना, तो उसके माहौल की चीजें वहां पर हुई, यानी मीटिंग के लिए चीजें उपलब्ध होना, लोगों के आने जाने ठहरने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे बन गए। अब ऐसा तो नहीं है सारे जेनेवा में, और जगह माहौल बना तो और जगह भी बने। जैसे सोशल साइट्स आप देखोगे, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इन सब के ज़्यादातर हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में, क्योंकि वहाँ उस चीज़ के लिए, उस ट्रांसमिशन पर, उस प्यारे बच्चे अगर बात करते हैं, वो टेलीकॉम जैसी चीज़ों के लिए वहाँ पर सुविधाएं हैं, तो वहीं पर जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, नोट करेंगे। सपना शर्मा कह रही है सर मैं आपको दिल से भाई मानती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बच्चों, आप सब मेरी बहनें हैं, ऑल ऑफ यू, छोटी बहनें। बताएंगे भैया, लिख चुके। यूएनडीपी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगातार प्यारे बच्चे अभी भी एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया आपका 13 मार्च को ही। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दरअसल में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये तय करता है कि किसी देश की जो विकास दर है, कोई देश किस तरीके से, किस गति से आगे बढ़ रहा है, या उसकी अर्थव्यवस्था पीछे खिसक रही है, उन सब चीजों पर नजर रखता है। स्थापना 1965 मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुख्यालय इंपोर्टेंट है, अध्यक्ष चाहे तो आप ना पढ़ें,
2022 में भारत की रैंक कितनी रही थी यूएनडीपी के अनुसार? विकास, क्या बोलोगे? प्रथम स्थान किसका रहा था 2022 में नॉर्वे का यूएनडीपी की रिपोर्ट में? तो यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है वो आती है एचडीआई, जिसको हम एचडीआर भी कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें देखते हैं कि मानव का विकास इस देश में हो रहा है या नहीं। के लिए कुछ चीजें देखी जाती हैं, जैसे देखते हैं कि यहाँ पर शिक्षा की दर क्या है, लोगों को किस तरह पढ़ाया जा रहा है, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट यानी कि जीवन प्रत्याशा दर कितनी है, ठीक है, और उनकी मतलब कि जीने का उम्र का, और साथ में कि उनका जीवन स्तर कैसा है, आदि चीजों को देख करके तब मानव विकास आंकड़े तैयार होते हैं और तब रैंकिंग दी जाती है। तो उसमें सबसे अच्छा कौन है? नॉर्वे। नॉर्वे बहुत अच्छा कंट्री है, भ्रष्टाचार यहां ना के बराबर है। और कोई भी देश बेहतर कब बनता है? जब वहां पर भ्रष्टाचार नहीं होता। हमारे यहाँ लोग आज भी सरकारी नौकरी इसीलिए ज्वाइन करना चाहते हैं बहुत सारे लोग कि मतलब आप उनको दो, प्राइवेट में आप उनको बोलो कि तुमको 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, तो वो गवर्नमेंट सैलरी 50-60 को प्रीफर करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो सामाजिक कीमत है गवर्नमेंट जॉब की, एक दूसरा है कि लोगों को लगता है कि वहां पैसा कमाया जाएगा। दरअसल में आने वाले टाइम में ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। इतनी पारदर्शिता आज हमारे सिस्टम में धीरे 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 आ रही है, एकदम से नहीं। और ये कुछ देश के जो नागरिक हैं उनका भी नैतिक कर्तव्य होता है कि वो अपने देश को बिल्ड करने के लिए भ्रष्टाचार देश से भगाए। जिस दिन भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, देश भारत सबसे बड़ी शक्ति बन करके उभरे, क्योंकि नैतिक मूल्य इस दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। मानव विकास आंकड़े कौन सी संस्था जारी करती है? तो लिखना यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी कर, ठीक है। आगे चलो, बहुत बढ़िया। सर जेनेवा ये है कहाँ? ये भैया जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जब हमने पहली बार जेनेवा का नाम लिया था तभी बताया था आपको। यूनिसेफ, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इतना सा नाम आप कहेंगे भैया नहीं, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस पहले होता था ये यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो उसको नाम बदल के आज क्या कर दिया गया है, सिर्फ छोटा नाम, ये इमरजेंसी नहीं है, ये चिल्ड फंड है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। 11 दिसंबर 1946 बहुत डेट पूछी जाती है इसकी। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। प्रमुख इसकी कैथरीन रसेल हैं। यूनिसेफ के साथ भारत की साझेदारी 1949 में शुरू हुई थी, मतलब जब स्थापना इसकी हुई उस समय भारत इससे नहीं जुड़ा, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत में इसका पहला कार्यालय नई दिल्ली में वर्ष 1952 में स्थापित किया गया। यह इंपोर्टेंट डेटा है कि यूनिसेफ का कार्यालय भारत में कब बनकर के तैयार हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? 1952 में। कोई दिक्कत? अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने। नाम दिखाओ क्या है इनका? चंदन कुमार जी। ये अच्छे बच्चे हैं, ये बहुत गौर से देख रहे हैं। इन्होंने बोला कि भैया इसमें ये यूएन वाली पत्तियां क्यों हैं? तो प्यारे बच्चे, ये सब यूएन की सब्सिडरी संस्थाएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र के अधीन काम करती हैं, जिसमें आपका यूएन लगता है। जैसे अभी मैंने बोला अंकटाड यूएन की संस्था है, मैंने बोला यूएनडीपी यूएन के अधीन काम करने वाली संस्था है, यूनिसेफ यूएन के अधीन काम करने वाली संस्था है, यूनेस्को, तो जिसमें यूएन आए तो वो आप समझ जाना ये सारी संस्थाएं यूएन यूनाइटेड नेशन के अधीन या उसकी निगरानी में काम करती। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका था, ठीक है। कोई दिक्कत जी? यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, 11 दिसंबर 1946 न्यूयॉर्क, कैथरीन रसेल। आगे नेक्स्ट है मिली बॉबी ब्राउन, जो 14 वर्ष की आयु में यूनिसेफ की सबसे कम आयु की सद्भावना राजदूत बनी है। क्या बनी है? एक गुडविल एम्बेसडर बनी है, सबसे कम उम्र की। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कभी भी।
कि यूएन की सद्भावना दूत सबसे कम उम्र में बनने वाली कौन है, तो आप क्या बोलोगे? मिली बॉबी ब्राउन है। ठीक है, पर इंग्लिश की पीडीएफ सही से नहीं आती है। आती होगी यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। हाँ, अभी यूनिसेफ के लिए क्वेश्चन बनेंगे आपका करंट अफेयर्स में, कि अभी यूनिसेफ ने वो ब्रांड एम्बेसडर चुना था आपका आयुष्मान खुराना को, तो वो भी क्वेश्चन बनेगा, वो करंट अफेयर्स में आप पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, अमन राजपूत बिल्कुल सही। ठीक है, बोल देंगे, इंग्लिश के लिए बोलेंगे जरूर। कोई भी प्रॉब्लम है आप बोल सकते हैं, आज ही सर से बात कर लूंगा इस बारे में। कोई दिक्कत? अच्छी नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, तो उसको चेक करा के ठीक नहीं कराया गया? प्रॉमिस आज ही इंग्लिश की पीडीएफ ठीक होगी। आपको बताना चाहिए था ये बात पहले, इंग्लिश की क्लास में तुमको ये बात बोलनी चाहिए थी। आज ही ठीक कराते हैं, आज के बाद पीडीएफ में कोई गलती नहीं आएगी, प्रॉमिस। डन, आगे आओ। क्वाड, क्वाडी, क्या बोलोगे? क्वाड्री लेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसको बोलते हैं क्वाड, इससे बना हुआ है, क्यू यू ए डी, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? हम चतुर्भुज को बोलते हैं, इसकी चार भुजाएं हों। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, इसकी स्थापना हुई थी 2007 में, 2007। सदस्य देश इसमें कितने हैं? अब देखो क्वाड क्यों बोलते हैं, आपने विश्व के नक्शे पर भारत की स्थिति आपको पता होगी, भारत यहां है, ठीक है। जापान की स्थिति आपको पता होगी, यहां है। अमेरिका की स्थिति आपको पता होगी, और ऑस्ट्रेलिया की स्थिति आपको पता होगी। तो इन सबको अगर आप मिलाएं आपस में, तो एक कैसी आकृति लगभग बनेगी? क्वाड जैसी। तो कौन कौन देश हैं इसमें, क्या बोलोगे? इंडिया हो गया, थोड़ा इधर बना दिया मैंने, अफ्रीका की साइड ऐसा है नहीं दरअसल में, आप लोग मैप के हिसाब से देख सकते हैं, ऐसे मिला सकते हैं हमें, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर है जापान, एग्जैक्ट देखें भारत से स्थिति तो, ठीक है। इंडिया, यूएसए, ठीक है। इधर आपका ऑस्ट्रेलिया और नीचे की तरफ, और इधर आपका 2022 का क्वाड सम्मेलन 24 मई 2022 को जापान के टोक्यो में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। तो 2022 में कहा हुआ था? आप कहेंगे टोक्यो में हुआ था। कौन से चार देश हैं, चार कोने वाले, आंखें बंद करके भी आप समझ सकते हैं, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, चार जुड़े हुए, ठीक है। श्वेता कह रही है पीडीएफ सही नहीं आती, कोई सुनता नहीं है। नहीं प्यारे बच्चे, ऐसा ना बोले प्लीज, हो सकता है उसमें बोला गया हो या नहीं ठीक हुआ हो, गलती है हमारी, सॉरी। लेकिन ऐसा ना बोलो कि कोई सुनता नहीं है, रोज बात होती है आपके लिए, डेली, तो एक दिन नहीं जाता जब तुम्हारे लिए बात ना हो, वरना कभी आएगा ऐसा दिन। यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा, अरे भैया प्रियंका चोपड़ा मैं कब मना कर रहा हूं, मैंने बोला है सद्भावना दूत सबसे कम उम्र की, वो तो पढ़ लो, 14 वर्ष की। मिली बाबू बॉबी ब्राउन, जो रिसेंट का क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है, वो सबसे कम उम्र की बनी है। प्रियंका चोपड़ा जी को ज्यादा अच्छा पसंद करते हो क्या? एससीओ, अगर मैं बोलूं सभी संगठन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एमटीएस में इससे क्वेश्चन देखने को, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। संघाई, एस फॉर संघाई, सी फॉर कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मीन सहयोग, ऑर्गेनाइजेशन मीन संगठन। स्थापना हुई एससीओ की 2001 में, और सदस्य देश पहले इसमें 8 हुआ करते थे प्यारे बच्चे, अभी 9 हो चुके हैं। तो नवा कौन जुड़ गया? ईरान जुड़ गया। तो बहुत बार पूछा जाता है नवा देश कौन है, याद रख लेना आप, ईरान में ये 9th कंट्री है, नौवा देश है। एससीओ का सदस्य कौन सा देश बना नया, तो वो कौन बना है? ईरान बना है।
2022 में इसका सम्मेलन कहाँ हुआ? समरकंद, उज्बेकिस्तान, जहां से बाबर आया था भारत। अब तो बहुत जल्दी हम इतिहास को शुरू करने वाले हैं, मंडे से हिस्ट्री शुरू होने वाला है, और उम्मीद करूंगा कि बहुत एक्साइटेड होगे तुम इतिहास पढ़ने के लिए। मीडिएवल से हम उसको शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से इतिहास पूर्ण जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी मीडिएवल और मॉडर्न ही है। प्राचीन एसएससी लगभग ख़त्म कर चुका है, तो लास्ट में ही पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या बोलोगे? एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 2001 में हुई। सदस्य देश कितने हैं? 9 हैं। भारत एससीओ का सदस्य है या नहीं है? भारत, चीन और स्तान वाले जितने भी हैं, देखो, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। कौन कौन से हो गए? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। भारत है, चीन है, और आपका भारत चीन है, और नौवां देश ईरान है, और एक रूस है। तो कुल मिलाकर के 9 कंट्री हैं। 2022 में सम्मेलन कहां पर हुआ? समरकंद में हुआ, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सही विवेक कुमार जी, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत बढ़िया सौरभ दुबे। आगे चले जी। आगे चले। भारत 2023 के लिए एससीओ की अध्यक्षता संभालेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। 2023 में एससीओ का अध्यक्ष कौन होगा? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भारत होगा। वाराणसी, जो कहां का शहर है? यूपी का। 2022-2023 के लिए एससीओ की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी नियुक्त हुआ। ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि जो इसके सदस्य देश है, इसके शहरों को पहचान दिलाने के लिए उनको सांस्कृतिक या फिर पर्यटन राजधानी घोषित करता है। और तो अभी कौन घोषित हुआ? वो यूपी का वाराणसी हुआ। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी गुड। 2023 इंडिया में वेरी गुड, बहुत शानदार। सर आप इंपोर्टेंट को आईएनपी लिख रहे हैं बार बार, आईएनपी लिख दिया क्या मैंने? अरे मैं ऐसे लिखता हूँ भैया, ये लो आई, अलग से लिख देंगे एमपी। भाई, तुमको उसको दे दिया जाना चाहिए, जो वो नहीं होता, क्या आता था वो, जिन, अलादीन के चिराग से निकल के। जैसे मुझे कोई चिराग मिल जाए, मैं उसे घिसूं, और एकदम से वो जिन निकल के आए, बोले प्रभु आपकी क्या इच्छा है, तो मैं पता उससे क्या बोलूंगा? मैं वो उससे बोलूंगा, जो ये कमेंट कुछ भी लिखते रहते हैं, इनमें जाके सब में एक एक बार मार लगा के आ, और वो जिन जाए और तुम्हारी कमर तोड़े वो जाके, तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। और वो तुम्हें ये मतलब इतना कूट के आए कि तुम पढ़ाई में ध्यान लगा पाओ, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास कि तुम में मार लगाई जा सके उस तक। तो पीडीएफ में आपकी राइटिंग होती है, नहीं कोई बच्चा लिखता है, मेरी राइटिंग नहीं होती। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मुख्यालय जेनेवा। स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो जान चली जाएगी, स्विट्जरलैंड। प्रमुख इसके गे टेड्रोस हैं। स्थापना इसकी हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को हम मनाते हैं स्वास्थ्य दिवस। सदस्य देश 193 है, पहले 194 हुआ करते थे। 1 जनवरी 2021 से अमेरिका ने सदस्यता इसकी त्याग दी। जब कोरोना देश में फैला था, सोचो कितने बेकार हालात हो गए थे, सब बंद हो गए थे। आज बेशक आप कोरोना के नाम को सुनकर मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन कोरोना की वो डेड बॉडीज, कोरोना का वो भयावह माहौल, खाली सड़कें, और रोज ये खबर आ जाना कि पता नहीं कौन आज एक्सपायर हो गया। जवान लोग भी गए, बूढ़े लोग भी गए, और बीच के उम्र के लोग भी गए, बच्चे तक भी गए। तो उस टाइम पे क्या था कि वो चाइना से फैला, और ये आरोप लगे कि चाइना ने इसको मतलब फैलाया है। तो डब्ल्यूएचओ ने मतलब चाइना के खिलाफ कोई ऐसा कार्रवाई की नहीं, तो बाद में उसकी खिलाफत कर दी अमेरिका ने कि भाई हम डब्ल्यूएचओ में नहीं रहेंगे, ठीक है। 1 जनवरी 2021 को अमेरिका ने सदस्यता त्याग दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नोट करें भाई।
बहुत बढ़िया भाई। सर आप ऑफलाइन पढ़ाते थे तो मारते थे? अरे नहीं, मैं डायलॉग देता रहता हूँ तुमको, मैं किसी को नहीं मारता था। तुमको भी नहीं मारता। हाँ, एक आध गुट वुट मार देता था ऐसे ही। ऑफलाइन जब बीच में से निकल के नहीं जाते ऐसा आगे को, एक आध घूसा घूसा जब लगा देता था। समझ गए अमेरिका ने क्यों छोड़ दिया? बहुत बढ़िया। हाँ, एक माइनस कर लेंगे, लिख लेंगे बुक में कि कौन छोड़ चुका है, अमेरिका ने उसकी सदस्यता त्याग दी। अरे तुमसे इतना प्यार इसलिए किया जाता है क्योंकि तुम प्यार करने लायक हो। नटखट तुम हो, इसलिए तुमसे प्यार किया जाता है इतना। ऐसा थोड़ी, तुम मस्ती तो करते हो। एक बात बताओ, इस देश में लगभग 135 करोड़ लोग हैं। 135 करोड़ में जो लिटरेसी आती है, अगर हम बात करें कि करंट में फॉर्म भरने वाले संख्या अलग अलग फॉर्मेट में बच्चे हैं 3 करोड़। स्टेट में अलग अलग जो फॉर्म भरने के लिए इच्छुक है, जो तैयारी कर रहे हैं, सही में तैयारी कर रहे हैं, इसका 10%, जो बहुत सीरियस बच्चा होता है, वो लगभग 30 लाख है। ये कहीं सरकारी आंकड़े नहीं है, ये मेरे आंकड़े हैं, मेरे अनुसार। और इस 30 लाख में से भी आज लगभग सभी जगह ऑनलाइन एजुकेशन नहीं पहुंची। 15 लाख बच्चे जो सीरियस कैंडिडेट है, सीरियस की बात कर रहा हूँ मैं, सभी नहीं, वो 15 लाख हैं। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान। नॉर्थ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ज़्यादा होती है, साउथ में कम होती है। साउथ में आज भी टेक्नोलॉजी का जोर है। आप जाएंगे केरल वगैरह में, वहाँ आपको सरकारी नौकरी के ऊपर कोई चर्चा नहीं मिलेगी, ना वहाँ सरकारी नौकरी करने वाले कोई ज़्यादा वैल्यू है। ऐसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया की तरह नहीं है, सरकारी वाले की ज़्यादा कीमत। वहाँ ना तो एडवर्टाइजमेंट आज भी होते हैं, वहाँ आज भी टेक्नोलॉजी, अगर आप देखेंगे पूरे देश के रेशियो में, साउथ के आईआईटीएन, आईआईएम वाले लोग ज़्यादा हैं, टेक्नोलॉजी वाले लोग, ये सत्य है। अच्छा, अब तुम विशेष क्यों हो, मैं ये बता रहा हूँ तुमको क्यों प्यार किया जाए। तुमको प्यार इसलिए किया जाता है कि चलो क्लास में तुम कुछ भी कमेंट कर देते हो, तुम्हारा मन करता होगा, मन काबू में नहीं रहता होगा, और कई बार मन काबू में रहता भी नहीं है। और कहते हैं जिसका मन काबू में है वो संत है, और जिसका मन काबू में नहीं वो चंचल है। तो बच्चे चंचल ही होते हैं। अच्छा चलो, तुमने कोई भी कमेंट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, तुमने अपनी मर्जी का, तुम्हें किसी को गाली देनी है, कुछ करना है, जो तुमने मन किया वो तुमने किया। तारीफ करनी है किसी की, तो कुछ भी किया। तुम प्यार करने लायक इसीलिए मेरे दोस्तों, क्योंकि आप उस भीड़ में से कुछ प्रतिशत हो जो अपने जीवन को संवारने के लिए यहाँ क्लास में बैठे। अब सीधी सी बात है, यहाँ छेड़खानी करने तो कोई आया नहीं होगा, क्योंकि कमेंट आपको एक दूसरे के दिखते नहीं। और जितने भी मेरी बात सुन रहे हो, सीधी सी बात, आप सब लोग चिंतित होंगे अपनी नौकरी के लिए। तो मेरे दोस्त, आप देश के उस कुछ प्रतिशत हिस्से में से हो जो अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहता, इसीलिए तुम प्यारे। बाकी तो ये तुम कमेंट में क्या लिखते हो, किसी को बुरा लगता है, अच्छा लगता है, तो चलता रहेगा हमेशा, वो पार्ट है तुम्हारी जिंदगी का भी, हमारी जिंदगी का। बाकी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छी बात है, तभी आप यहाँ बैठे हुए हैं। तो वो एक बड़ी चीज है जो तुमको स्पेशल बनाती है इस देश की भीड़ में। और तुम मेहनत करते रहोगे तो मेरे दोस्त तुम कामयाब भी जरूर हो। आगे आएंगे। नेक्स्ट, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। स्थापना हुई थी इसकी 1919 में। तीनों फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं। ILO जब सही मिलान की बात आएगी तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आपको जरूर मिलेगा मैच करने के लिए। चार आते ना कि इससे इससे मैच करो, मैं आपको कराऊंगा 1 अप्रैल से, जब हम GS शुरू करेंगे यूट्यूब पर प्रैक्टिस, तब मैं आपको सब तरह के क्वेश्चन, ठीक है, बोलेंगे भाई। सरल वर्मा सर, मैं आपसे मिलने आऊंगी सहारनपुर। वेरी गुड है, सब बच्चों को आना है, एक एक प्यारे दोस्त को आ सकते हैं। ठीक है जी। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय कहाँ है इसका प्यारे बच्चे? क्या बोलोगे? मुख्यालय है इसका जेनेवा। आगे आएंगे। कुछ अन्य संगठन है, बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है। WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, क्या बोलते हैं इसको? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय इसका भी जेनेवा। स्थापना 1901। ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं WIPO,
वीपो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वीपो। पहले ये नोट करें WMO, तब वीपो की तरफ बढ़ेंगे। सर जेनेवा में लोगों से ज्यादा हेडक्वार्टर है। अरे इतने भी नहीं है भाई, गिनती के हैं लोगों, क्या लोग तो भरे पड़े, एक के ऊपर एक लोग है। इतनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कोई सुन नहीं रहा है, सबको लड़का चाहिए। किसी के दो लड़की हो गई, कह रहा कि हम दो, हमारे दो, हम तो नहीं मानते, हमें तो लड़का चाहिए, क्योंकि हमारा अकबर के बराबर का साम्राज्य है, हमारा कोई वारिस नहीं होगा, हमारी ये 50,000 करोड़ की संपत्ति ऐसे ही बेकार चली जाएगी, कौन होगा इसका उत्तराधिकारी। सब लड़के के चक्कर में लग रहे हैं। पता चला लड़कियों की शादी कर दी, बाद में लड़के ने घर से भगा दिया, कोई सेवा नहीं कर रहा है। वो कह रहा ये 50,000 करोड़ तुम्हारा नहीं है, ये मेरी पत्नी का है। अनएक्सपेक्टेड चीज के लिए लोग मेहनत किए जा रहे हैं, पता है नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा। अपना आज बेहतर करने के बजाय लोग आगे आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और वही लोगों को बहुत ज़्यादा दुख भी देता है। आज अच्छा करो, कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। अमेरिका ने WHO की सदस्यता क्यों छोड़ी? सुने मेरी बात को, मैंने आपको बताया है। वीपो। अब आप कहेंगे भैया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, बौद्धिक संपदा क्या होती है? देखो, एक प्रॉपर्टी तो होती है खेत, प्लॉट, दुकान, मार्केट, अचल संपत्ति जिसको बोलते हैं। एक संपदा होती है जो चल संपत्ति है, जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं 20 करोड़, ये भी एक संपदा है। बौद्धिक संपदा कौन सी है? बौद्धिक संपदा होती है कि किसी ने कोई आविष्कार किया और उसको पेटेंट करा अपने नाम, अब उसकी रॉयल्टी उसको मिले। किसी ने कॉपीराइट करा लिया अपनी एक चीज को, किसी ने कोई किताब लिखी और उसको कॉपीराइट करा लिया, बोले इसका कंटेंट कोई भी इस्तेमाल करेगा उसको मैं, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे यूट्यूब पे कुछ बच्चे हमारी वीडियोज डाल देते हैं कट करके, तो ऐसे ही कुछ भी अदरवाइज हमारे एप्लीकेशन की, तो उनको पे क्या क्या लगता है, कॉपीराइट, क्योंकि वो हमारा मटेरियल है। उस पर कॉपीराइट लगेगा, वो बंद हो जाएगा, उसका चैनल भी बंद हो जाएगा। किसी और की चीज़ें नहीं चुरानी चाहिए, अपना करना चाहिए। कुछ बच्चे मेरा ही फोटो डाल के ऐसे यूट्यूब पर कहते हैं नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं बच्चे देखता हूँ, इतने फ्री बच्चे हैं, उसमें कमेंट में जाके फोटो पे कमेंट भी लिख रहे होते हैं, कहते सर आपका बहुत आशीर्वाद। अरे भैया वो सर नहीं है, सर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कहीं भी फोटो वोटो अपलोड करते रहें। सोशल मीडिया पे मैं सिर्फ एक जगह एक्टिव हूँ, और वो एक जगह है इंस्टाग्राम, सिर्फ। वो भी कितने के लिए, टैग करके स्टोरी, स्टोरी भी इसलिए क्योंकि मैं व्हाट्सएप की चैट नहीं पढ़ सकता, एक तो इतने बच्चों की, टेलीग्राम की चैट मैं नहीं पढ़ सकता। लेकिन मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी में ये देखता हूँ कि किसी बच्चे ने पर्सनली मुझे कुछ स्टोरी नहीं लिखी, और एक एक बच्चा मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि मैंने आज तक हर बच्चे को ट्राई किया वहाँ किसी ने, लेकिन जेन्युइन क्वेश्चन। एक बच्चे ने टैग कर रखा था, और टैग करके लिख रखा था, मैं अपने दिल के ख्याल बोलूं तो शायद आप कुछ समझ गए होंगे। मैं कहा देवी, मैं समझ गया आपके दिल के ख्याल, लेकिन आप अपने इन दिल के ख्यालों को अपने पास ही रखो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये जेन्युइन क्वेश्चन नहीं है। जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं कि सच में उसका जवाब आपको कहीं नहीं मिले। ठीक है। तो बौद्धिक संपदा क्या होती है? जो काम आपका है उसको कोई चुरा ना पाए, उसके लिए कॉपीराइट अधिनियम है। जैसे मान के चलो कोई किताब लिखता है लेखक, मुंशी प्रेमचंद जी ने कोई किताब लिखी, तो व्यक्ति जब तक जिंदा है तब तक कॉपीराइट रहेगा, उसके मरने के 60 साल के बाद तक भी उसी का अधिकार रहेगा उस पर, किताब पर। चाहे गबन हो चाहे गोदान हो, उसका कंटेंट को इस्तेमाल करेगा तो परमिशन से करेगा, पैसे देने पड़ेंगे, वो मांगेंगे, अगर वो फ्री में परमिशन दे देते हैं तो चल जाएगा। तो ये होती है बौद्धिक संपदा। इसके लिए मुख्यालय कहां पर? जेनेवा में, स्थापना 1967 में। 1967 में। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन, 1945 में। मुख्यालय इसका बड़ा पूछा जाता है, इटली रोम में है। यह पुरस्कार एक दिया जाता है, कौन सा? संयुक्त राष्ट्र खाद्य पुरस्कार दिया जाता है एक FAO की तरफ से।
कब दिया जाता है? 16 अक्टूबर पर या उसके आसपास दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? खाद्य पुरस्कार, फूड अवार्ड, खाद्य पुरस्कार। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर या उसके आसपास प्रस्तुत किया जाता है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो दिक्कत आगे चले। शायद एक ऑर्गेनाइजेशन और होगी हमारी, पहले इसको नोट कर लेंगे तब आगे चलेंगे। इंस्टा आईडी मैंने क्लास में बताई हुई है, तीसरी या चौथी क्लास में बताई थी, स्टैटिक जीके की। आज बता दूंगा लास्ट में, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है, एकदम जेन्युइन क्वेश्चन। बच्चे का नंबर लो जो ये बात करने के लिए। ठीक है धीरज यादव जी, करता हूँ। चले जी आगे। नेक्स्ट, UNFCCC, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन हम इसको बोलते हैं। फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन हुआ है, क्योंकि हम ही लोगों ने जलवायु परिवर्तन किया, हम ही जिम्मेदार हैं। हम ही ने दबा के एसी इस्तेमाल किए, ठीक है, और ऐसे चीजों को हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जिसकी वजह से जलवायु में परिवर्तन आया। ठीक है, तो 1992 में जलवायु परिवर्तन के लिए अपनाया गया था। फुल फॉर्म याद कर लेना, UPSSC पैट में अभी फुल फॉर्म पूछी गई थी, जो बच्चे देकर के आए थे उनको पता होगा। देखो ये एम यहाँ से है बच्चे, INP नहीं है, ये IMP है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 92 में स्टैब्लिश किया गया, और 1995 में इसका हेडक्वार्टर या बोले सेक्रेटरिएट बना बॉन, जर्मनी में। कहाँ पर है इसका सेक्रेटरिएट? बॉन। और बॉन कहाँ पड़ता है? जनवरी में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे अपना नंबर देने लग गए, सर मेरे पास भी कॉल करना। जिससे बात करनी थी उसका नंबर ले लिया गया, एक बच्चे से बात कर सकता हूँ, जो कोई बोलता है उसका नंबर ले लेता। नहीं, मोबाइल नंबर मैं क्लास में नहीं दे सकता हूँ। आप क्लास में इतने बच्चे लाइव हैं, सारे मैसेज करोगे, शायद आप किसी का देखा ही नहीं जाएगा मैसेज, जितनी कॉल आप करोगे। और लगती भी नहीं है कॉल जब तक नंबर सेव नहीं है मेरे फोन में। तुम क्या मेरी रेल बनाना चाह रहे हो? इतने सारे मैसेज कौन करेगा तुम्हारा रिप्लाई है? 10,000 के, एक साल बैठना पड़ेगा मुझे। और बच्चे पूछते नहीं है सवाल, कहते मेरे कोर्स एक्टिवेट नहीं हुआ है। भैया मुझे खुद कोर्स एक्टिवेट करना नहीं आता, वो टेक्निकल टीम का पार्ट है। चलो भाई, कोई दिक्कत? तो किसके लिए है ये? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके लिए 1992 में स्थापित किया गया। और सचिवालय कब बना इसका? 1995 में, बॉन, जर्मनी में। नेक्स्ट, यूनेप अंतिम संस्था है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि पर्यावरण के लिए काम कर रही है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1972 में, 5 जून को हुई थी। हम पर्यावरण दिवस इसीलिए मनाते भी हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी। बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम 2022 की जो गुडविल एम्बेसडर है वो दिया मिर्जा। ठीक है, यूनेप इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर सकते हैं प्यारे। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, मैं आईडी लिख देता हूँ एक बार आप लोगों में से, लेकिन प्लीज मैं इग्नोर कर दूंगा फिर, उसके लिए रियली सॉरी, हाथ जोड़कर पहले ही, अगर आपका जेन्युइन क्वेश्चन नहीं हुआ कुछ भी भेजोगे तो। ऑफिशियल अंडरस्कोर, डैश नहीं, अंडरस्कोर जो होता है नीचे की साइड, नवीन अंडरस्कोर शर्मा अंडरस्कोर RW, ऐसा आप लिखेंगे।
आपको दिख जाएगा। पर्सनली मुझे टैग कर सकते हैं आप, मतलब स्टार होता है ना उसमें, नहीं आता तो अपने किसी दोस्त से आप सीख सकते हैं। कभी भी कोई बात है, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, कभी भी परेशान है, मैं प्रतिबद्ध हूँ आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए हमेशा। कभी भी परेशान है तो ऐसे समझना कि अपने घर के किसी भाई को आप बता रहे हैं, आप अपनी कोई भी परेशानी मुझ तक पहुंचा सकते हैं। पर्सनल भी परेशानी है प्यारे बच्चे, कभी नहीं समझना कि मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, हमेशा करूंगा, लेकिन बात चैनवन होनी, बेवजह की बात नहीं होनी। तो ये था हमारा। और कल हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड में क्या, जो पद्म अवार्ड हमारे 2022 और 23 के थे, ठीक है, इस टॉपिक को हम एस्केप करके चले थे 2022 और 2023। कला और क्षेत्र वाले पढ़ेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से एसएससी क्वेश्चन पूछते। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। मिलते हैं कल की क्लास। थैंक यू।